बात रखने वाला हूँ। इसमें मेरे विषय में इसका विषय है स्टेट सॉवरेनिटी एंड ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय संप्रभुता और मानव अधिकार। ये विषय है। इसमें अगर इस विषय के बारे में हम सोचते हैं तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हमको नजर आएंगे। एक है स्टेट, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में हम कहेंगे राज्य। सॉवरेनिटी संप्रभुता, स्वायत्तता जिसे हम कह सकते हैं, एंड ह्यूमन राइट्स। तो मैं इस विषय को आगे ले जाने के पहले स्टेट के संबंध में एक दो बातें, क्योंकि स्टेट के संबंध में इलेबोरेटली सर ने प्रास्ताविक में कहा है, सॉवरेनिटी के संबंध में भी सर और किशोर सर ने दोनों ने भी इस विषय पर अच्छा सा प्रकाश डाला हुआ है। मैं कुछ जो बातें मैंने लिखी है, जो बातें मैंने लिखी मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन में रखने की मैंने सोची थी, उस विषय को मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हम देखते हैं। एक स्टेट है, सॉवरेनिटी है और ह्यूमन राइट्स। स्टेट के संबंध में जनरली हम बात करते तो मैं बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अभी एमए में आए हैं और प्राइमरीली हमारा प्रेजेंटेशन उन्हीं के लिए है, तो मैं बहुत बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। ये है कि जब राज्य के संबंध में हम बात करते हैं तो एक निश्चित भूभाग, एक डिफाइंड टेरिटोरी होती है। उस भूभाग में रहने वाली पॉपुलेशन, जनता है, वहां पर एक निश्चित जनता वहां पर रहती है उस भूभाग में, और इस जनता ने अपनी सरकार बनाई है, गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट को फिर बाद में जो एक डिफाइंड टेरिटोरी में जो जनता बसती है, उस जनता की जो सरकार है, उस सरकार को अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए, अपने राज्य के प्रति निर्णय लेने के या अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रस्तावित करने की जो स्वतंत्रता होती है या संप्रभुता होती है, उसको हम कहेंगे संप्रभुता या सॉवरेनिटी इंग्लिश में। तो एक निश्चित भूभाग, जनता, उसकी सरकार और उस सरकार की संप्रभुता अपने निर्णय लेने की, तो ये स्टेट्स के संबंध में जनरली हम मानते हैं। तो जो स्टेट की कॉन्सेप्ट जहां से आती है, तो स्टेट तो बहुत पहले से अस्तित्व में है। स्टेट की बात जब करते हैं तो हम ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करते हैं, जो यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स। हम भारत के संदर्भ में भी अगर हम कहेंगे तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे नगर राज्य या नदी घाटी में बसने वाले जो वैली की सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, नदी के घाटी में बसने वाले जो राज्य थे, और ये छोटे नगर राज्य फिर बाद में व्यापक स्वरूप में बढ़ते गए। लेकिन आधुनिक राज्य की संकल्पना की जब हम बात करते हैं तो हम जनरली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलियाचा करार असा आपण म्हणू शकतो त्यांना मराठीमध्ये। सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई थी, उसको एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है कि जहां पर मॉडर्न नेशन स्टेट की आइडिया का जन्म होता है, ये माना जाता है। तो ये मॉडर्न नेशन स्टेट, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है? तो जो होली एम्पायर, आज का जो यूरोपियन जो कॉन्टेक्स्ट है, यूरोप और जो मिडिल ईस्ट का भी कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं, तो जो रोमन एम्पायर जो बड़ा एम्पायर था, उस एम्पायर में लंबे समय से उनके वहां पे जो भी नगर राज्य थे, उनमें जो लड़ाइयाँ होती थी, वो लड़ाइयाँ रोकने के लिए, जो जीवित हानि हो रही थी, जो वित्त हानि हो रही थी, इनको रोकने के लिए 1648 में छोटे छोटे जो भी लड़ाई करने वाले ग्रुप्स थे, वो साथ में आकर के उन्होंने एक संधि की, उसको वेस्टफेलिया की संधि, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। दैट हैपेंड इन द ईयर 1648। इसमें प्राइमरीली क्या डिसाइड किया गया? कहा जाता है कि आफ्टर द 30 years ऑफ वॉर, 30 साल के वॉर के बाद, दे केम टुगेदर एंड डिसाइडेड ऑन टू सर्टेन नोशंस ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी में प्राइमरीली जो डिफाइंड टेरिटोरी की उन्होंने बात की कि राज्य, निश्चित भूभाग जो है हर किसी का तय होगा, एंड दे डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उनकी जो भूभागीय संप्रभुता है, भौगोलिक संप्रभुता है, उस संप्रभुता का सम्मान करने की बात जो है उन लोगों ने कही। सो 1648 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स in which is considered or one of the important events or milestone development in terms of development of the modern nation state. So this is one of the aspects. Now how state comes into picture, state को कैसे हम कहें कि state
अस्तित्व में आया है, राज्य अस्तित्व में आया है। इस संदर्भ में भी प्राइमरली दो थ्योरीज है, उसके बहुत डिटेल थ्योरी है, लेकिन मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताऊंगा कि एक देयर आर टू थ्योरीज, एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड और जो दूसरी है डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड। सो व्हाट इज मीant बाय कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड? ये कॉन्स्टिट्यूटिव जो सिद्धांत है राज्य का, वो कहता है कि किसी भी राज्य, नए राज्य का जब निर्माण होता है तो अन्य किसी राज्य ने उसको राज्य का दर्जा देना चाहिए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए या उसको पहचानना चाहिए, उसको राज्य के स्वरूप में स्वीकारना चाहिए। तो इस संदर्भ में अगर देखते हैं तो कांग्रेस ऑफ वियना जो हुई थी 1885 में, कांग्रेस ऑफ वियना का जो फाइनल पैक्ट हुआ था, फाइनल संधि हुई थी, उसमें 39 स्टेट्स, 39 राज्यों को स्वीकृति या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो 39 स्टेट्स रिसीव्ड रिकॉग्निशन एंड they were considered to be the factors in the European diplomatic system। तो यूरोपियन जो डिप्लोमेटिक सिस्टम का डिप्लोमेसी या फिर राजनयिक संबंध जिसकी बात करते हैं वो देशों के बीच में होते हैं। तो डिप्लोमेटिक सिस्टम में 39 स्टेट्स को 1885 में, 1885 में जो कांग्रेस ऑफ वियना का जो फाइनल पैक्ट, अंतिम जो संधि हुई थी, उसने 39 स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेट की जब मैं बात कर रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेट में कोई एक स्टेट जो है, मतलब कोई एक नया स्टेट जब आता है तो उसको एटलीस्ट दूसरे एक स्टेट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए कि इसमें राज्य बनने की पूरी क्षमता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांग्रेस ऑफ वियना का पैक्ट की जो मैं बात अभी कह रहा था, तो उसमें 39 स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब इन प्रैक्टिस ऐसा हुआ कि वास्तव में ये हुआ कि जो जो ग्रेट पावर्स है यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, उनमें से किसी एक ग्रेट पावर ने दूसरे एक नए से उदय हुए राष्ट्र को स्वीकारना चाहिए कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेट, जहां पर रिकॉग्निशन की आवश्यकता है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड जो कहती है, वो जनरली कहते हैं कि ऐसी किसी रिकॉग्निशन की कोई आवश्यकता है नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिकॉग्निशन फ्रॉम एनी अदर स्टेट। अगर किसी भी स्टेट में जो मैंने पहले कहा था कि एक डेफिनेट टेरिटोरी, उसमें बसने वाली परमानेंट पॉपुलेशन, जनता जो है, परमानेंट बसने वाली पॉपुलेशन, उसकी सरकार है, और ये जो सरकार है या फिर ये जो राज्य हम जिसे कहते हैं, उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि सो दैट इट कैन एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों के साथ। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो बात मैं कह रहा था, राजनयिक संबंधों की मैं बात जो कह रहा था, कि राजनयिक संबंध प्रस्थापित करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो ये दो प्राइमरी, तो एक कहती है कि रिकॉग्निशन चाहिए, दूसरा कहता है कि रिकॉग्निशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जो डेफिनेटिव टेरिटोरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, ये चार फैक्टर्स अगर किसी स्टेट में या किसी नए अस्तित्व में आए हुए भूभाग में अगर दिखाई देते हैं, तो उसे हम मानेंगे कि उसमें स्टेट बनने की क्षमता है। तो वास्तव में क्या एग्जैक्टली ये क्या कहते हैं हम इसको, कि इसको क्या हम पूरी तरह से इसी प्रकार से उसको डेफिनेट ढंग से देख सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर हम वास्तव में अगर देखते हैं नए राज्यों का जब उदय होता है, तो ये दोनों भी चीजें, जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड और डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड, ये दोनों भी चीजों का सामंजस्य या इन दोनों चीज के बीच का जो है, इसको गोल्डन मीन कहेंगे, उस चीज में बैठने वाली जो भी व्यवस्थाएं होती है, उसके आधार पर नए राज्यों को स्वीकृत किया जाता है। अब बहुत सारे नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, या फिर पहले के राज्यों के जाने के बाद नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, तो इन राज्यों के संबंध में जो है, उनका रिकॉग्निशन जो है वो कम बाद में भी मिल जाता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण दूंगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जैसे रोडेशिया और नॉर्दर्न साइप्रस करके ये जो देश, रोडेशिया ने अपनी स्वायत्तता या फिर संप्रभुता, सॉवरेनिटी जब घोषित की थी,
उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मना कर दिया, जबकि रोडेशिया को साउथ अफ्रीका, जब अपार्थाइड की रेजिम थी वहां पे, तब उसने स्वीकृत कर लिया था। तो रोडेशिया में क्या हुआ कि एक छोटी जो माइनॉरिटी है, जो व्हाइट लोगों की माइनॉरिटी, श्वेत लोगों की माइनॉरिटी, ये जो अपार्थाइड रेजिम जो वहां पर साउथ अफ्रीका में थी, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट रेजिम थी, वैसी ही रेजिम ये रोडेशिया में लाने की कोशिश जो व्हाइट लोग कर रहे थे। इसके आधार पर इसको रिकॉग्नाइज करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स ने इसको नकार दिया। उसी प्रकार से नॉर्दर्न साइप्रस को टर्की ने स्वीकृत कर लिया था कि एक राज्य है करके, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसी संबंध में अगर हम कहते हैं कि इफ नॉट इमीडिएटली, अगर तभी नहीं, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ राज्यों को रिकॉग्निशन मिलता गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 1917 में जार की सत्ता पालट करते हुए, आफ्टर आफ्टर throwing away the czar's power in the रशिया, जार रशिया के उस समय में, एंड नया जो राष्ट्र बना था यूएसएसआर, या जिसे सोवियत यूनियन कहते थे, सोवियत रशिया का 1917 में जब रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है, तो वो एक नया राज्य बन गया और उसने अपनी सॉवरेनिटी घोषित की। लेकिन यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे राज्यों ने 1921 तक उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वरूप में स्वीकारने के लिए रोक लगाई थी। 1921 के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं बांग्लादेश के संबंध में अगर बात करेंगे तो 1971 में मुक्ति वाहिनी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे राष्ट्र, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स भारत का कोई भारत के प्रति उनका रवैया जरा अलग था, और भारत की वजह से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था पाकिस्तान से फूट करके। तब जाकर के उन्होंने 1971 में स्वतंत्र होने के बावजूद भी 1972 तक समय लिया था बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकारने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्जैक्टली किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड या डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेटहुड, ऐसे पूरी तरह से उसको एब्सोल्यूट ढंग से हम उसको देख नहीं सकते। उसके बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है कि जिसके माध्यम से नए स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर हैं 192 टू 193 एग्जैक्टली, मुझे आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 192 या 193 जो मेंबर्स है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज द स्टेट। नाउ अब जो ये हुआ स्टेट की बात जो मैं कह रहा था, मैंने कहा था कि वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, वन इज द स्टेट, another one is the sovereignty, और थर्ड जो पार्ट ऑफ my presentation would focus on the human rights and the interrelationship between the state sovereignty and the human rights. So how do we understand, or what do we mean by the sovereignty, by the term sovereignty? संप्रभुता, sovereignty से मतलब हम क्या समझते हैं कि कोई भी राज्य हो, छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, हर राज्य को अपने टेरिटोरी में, अपने भूभाग में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये इंटरनेशनल लॉ ने स्वीकृत किया है। अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था में ये स्वीकृत किया है कि कोई भी राज्य हो, छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, चाइना हो, भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ये बड़े राज्य या छोटे राज्य जो भी होते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे छोटे राज्य हो, ये सभी राज्यों को अपनी जो संप्रभुता का जो अधिकार है, उनको वो है अपने टेरिटोरी में, अपने भूभाग में पूर्ण संप्रभुता का अधिकार है। ये अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था इंटरनेशनल लॉ के द्वारा स्वीकृत किया गया है। और अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो 1945 के बाद जो यूनाइटेड नेशन बना, और उसका जो जैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी ये स्वीकृत किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर कहता है, नथिंग शैल ऑथराइज द यूनाइटेड नेशंस टू इंटरवेन in the matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन जो है, उनका स्थानीय मुद्दा है,
उन स्थानीय मुद्दों में यूनाइटेड नेशंस किसी भी हालत में मतलब वहां पर हस्ताक्षेप नहीं करेगा। उसके कुछ आयाम अलग है जो आगे चलकर हम जब बात करेंगे तो वो सामने आएगा। उसी के साथ आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4, आप देख पा रहे हो ना सभी लोग कि मैं जो सेकंड स्लाइड पे हूँ। तो आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4 हम जो कहते हैं, इट सेज that members shall refrain in their international relations from the threat or use of the force against the territorial integrity or political independence of the state। तो जो यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को सम्मान करने की जो बात कही गई, उसमें आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4 में क्लियरली कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी सदस्य राष्ट्र है वो किसी अन्य राष्ट्र के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब उनके भूभागीय स्वायत्ता या उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता, इसको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। दे विल नॉट disturb the territorial integrity or political independence of states. And then third, Article 51 of the UN Charter again says that it says that it talks about the inherent rights of state to defend in case of armed attack। अगर किसी भी राज्य के खिलाफ कोई दूसरा राज्य आर्म अटैक अगर करता है तो उस आर्म अटैक के खिलाफ उसको डिफेंड करना, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, उसका अधिकार जो है सेल्फ डिफेंस का अधिकार जो है राज्य को होता है। इससे ये तीन बातों से मैंने इसलिए दो तीन बातें कही। यूनाइटेड नेशन चार्टर की पहली जो बात मैंने कही, सेकंड आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4 की बात की और आर्टिकल 51 की बात कही। इससे ये हमको पता चलता है कि जो रिकॉग्नाइज राज्य जो है, जो स्वीकृत राष्ट्र है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में, उन सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वायत्ता जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता जिसे कहते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, उस तत्व को यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से भी स्वीकारा गया है। पहले तो मैंने कहा 1648 में द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, and even in modern times after 1945, after the end of the Second World War, United Nations का जब formation हुआ, even the very idea of the formation of the United Nations also accepts the principle of sovereignty as the guiding force to maintain international peace and security in the international politics. So this is the, so we in brief we have talked about state, and to an extent we have also talked about sovereignty. Now what is human rights? अब देखिए कि human rights generally is international idea. Human rights, the notions of human rights are providing for certain essential needs or protecting the population has always been the state's idea। राज्य के माध्यम से लोगों की कल्याण करना, लोगों की सुरक्षा करना, ये कल्पना हर किसी राज्य को रही। द वेरी आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आइडिया की जो बात हम कहते हैं, जॉन लॉक रूसो के हॉब्स लॉक रूसो की जितनी भी आइडियाज है, इसको सामाजिक समझौता हम कहते हैं या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, उसमें इन सभी लोगों ने यही कहा है कि राज्य कोई डिवाइन नहीं है, कोई प्रदत्त नहीं है, भगवान का दिया हुआ नहीं है, वो लोगों ने बनाया हुआ है। राज्य लोगों की, जब राज्य का काम ही ये होता है कि ये जो स्टेट ऑफ अनार्की है, ये अराजकता की परिस्थिति से अपने आप को बचाते हुए अपनी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, अपनी जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए ऐसी एंटिटी लोगों ने बनाई, उस सामाजिक समझौते के माध्यम से बनाई, और राज्य है। तो हम जो ये राज्य की कल्पना हम कर रहे थे, तो इस राज्य में हमने कहा कि राज्य की भूमिका ये थी कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी और बाकी सारी जो चीजें हैं वो सब चीजें प्रोवाइड करना, चीजों को मुहैया कराना, ये राज्य की जिम्मेदारी थी। ये इस तत्व को पहले से स्वीकारा हुआ है। ये हॉब्स लॉक रूसो की आइडिया तो अभी मॉडर्न हुई। अगर हम भारत के संबंध में अगर हम बात करते तो हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी वी आर द ओल्ड सिविलाइजेशन, हमने
जो राम राज्य की कल्पना की या अन्य प्रकार की जो भी युधिष्ठिर कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में जो भी चीजें आती है गीता के तत्व में, जो शांति पर्व के संबंध में या फिर बातचीत जो होती है, उसमें बड़ी स्पष्टता से कहा गया है कि राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। इसलिए हम माए बाप सरकार कहते थे, सरकार ही हमारी माए बाप है और वही हमारी सारी जो सुविधाएं है, हमारी सुरक्षा है, हमारे कल्याण की जो चिंता है वो राज्य करेगा। तो ये संकल्पनाएं हमेशा ही थी, लेकिन ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न टाइम्स में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, देन कांग्रेस ऑफ वियना, उसके बाद में मॉन्टविडियो ये जो मॉन्टविडियो कमीशन जो थी, उसके वो जो हुई थी उसमें भी इस तत्व का स्वीकार किया गया था कि 1933 में वो जो मॉन्टविडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इस तत्व का स्वीकार किया गया था कि स्टेट्स जो है, ये जो मॉडर्न टाइम्स की स्टेट्स है, आधुनिक समय के जो राज्य है, इन राज्यों की भूमिका जो होती है लोगों की सुरक्षा करना है। पर प्राइमरली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, primarily people realized that wars essentially led to the lot of destruction of property and lot of destruction of human lives, मानवीय जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर एक नुकसान हुआ है, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड देयरफॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर हम उसको प्रोटेक्ट करना है, वी आल्सो नीड टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी। एक व्यक्ति का सम्मान जो होता है, व्यक्ति की सुरक्षा है, उसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। इसलिए ह्यूमन राइट्स की नोशंस को सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बाद ये एक्सेप्ट किया गया। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाई गई थी इन 1947, yes, in 1947। एंड उसके माध्यम से जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाने की जो बात हुई, उसकी अध्यक्षा जो थी, उसकी अध्यक्षा जिसका फिर सब्सिक्वेंटली उसका जो फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, उसमें यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पारित किया गया था। और वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब बिल ऑफ राइट्स है, ह्यूमन बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो 10 दिसंबर 1948 में उसका स्वीकार किया गया। तो इसके पहले भी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की जो बात मैं कह रहा था, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि promotion of international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms of all without distinction as to race, sex, language, or religion. तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ फील्ड्स में कॉपरेशन करना है और इन सारे क्षेत्रों में विकास के प्रति लोगों को आगे ले जाना है। और इसी के साथ में हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता है। उन मौलिक अधिकारों का या फिर मौलिक स्वतंत्रताओं का उसका वंश, रेस मतलब उसकी जो कलर है, उसका जो रेस है, एथनिसिटी है, या उसकी जाति हम जिसे कहेंगे, सेक्स मतलब उसका लिंग, स्त्री है या पुरुष है, लैंग्वेज कौन सी भाषा का है, या रिलीजन कौन से धर्म का है। धर्म और रिलीजन में अंतर है, लेकिन ठीक है, हमारी समझ के लिए हम रिलीजन कहेंगे, धर्म कहेंगे। रिलीजन को, इन सब चीजों को ध्यान में लिए बगैर या इस आधार पर कोई भी भेद किए बगैर हर व्यक्ति के विकास के लिए यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कोशिश होनी चाहिए। और ये सारी कोशिशें यूनाइटेड नेशंस एक कानून बनाएगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो व्यवस्थाएं होगी वो राज्य व्यवस्थाएं है। और इसी के आधार पर फिर बाद में, जैसे मैंने अभी कहा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए जो है, एक राष्ट्र संघ की आम सभा ने 10 दिसंबर 1948 में
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का स्वीकार किया। और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के माध्यम से कुछ ट्रीटीज जो है वो एक्सेप्ट की गई, which became the founding principles or founding documents of international human rights regime। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो रेजिम बनी उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स बने। तो उसमें ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं 1966 में। उनको जो क्या कहते हैं कि उसको एंडोर्स या उसको रेटिफाई भी सभी उसी समय में करने की प्रोसेस, वो इफेक्ट में उसी समय आए और उसको रेटिफाई करने की प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली शुरू हुई। एक तो था कि इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और जो दूसरा था इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स primarily it was, this covenant was backed by the capitalist country, कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट किया, और ये ट्रीटी 1966 में बनी। और जो कैपिटलिस्ट जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, सोवियत यूनियन और उसके जो भी सहयोगी राष्ट्र थे, उन्होंने इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को 1966। इसी के साथ में फिर बाद में सब्सिक्वेंट और कवेनेंट्स या कन्वेंशंस आते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेद करने के खिलाफ का कानून, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, स्त्रियों के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, जो टॉर्चर करना, जैसे ग्वांटानामो बे है जहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत सारी जगह पे जो टॉर्चर किया जाता है, जो चाइना में आज भी अगर हम देखें तो तिब्बत में और सिंजियांग नाम का जो प्रोविंस है, वहां पर जिस प्रकार से जो चाइनीज सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों का टॉर्चर होता है, इसके खिलाफ ये जो कन्वेंशन आ गया था उसका नाम कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ये कन्वेंशन आया। देन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकार जो है, they were also accepted, convention against the rights of children। then international convention on the protection of rights of all migrant workers and members of their family, जो migrant workers है उनकी फैमिली के जो मेंबर्स है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन। उसके बाद में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग है उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन, and international convention on the protection of all forms of all persons from enforced disappearance। तो अभी जब भी enforced disappearance की बात होती है तो जनरली those who speak against the regimes, primarily जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है या मिलिट्री जुंटा जहां पर होते हैं, मिलिट्री रेजिम्स जहां पर होती है, या जनरली जहां पे तानाशाही रेजिम्स होती है, जहां पर हुकुमशाही अस्ती है, अशा ठिकाणी wherever when persons speak against the regime, वो regime के संबंध में खिलाफ जब बात करते हैं तो उनका जबरदस्ती से डिसअपियर कराना, जैसे तिब्बत में जो होता है प्राइमरीली, तो तिब्बतियन लोग या वहां के बौद्ध भिक्षु लोग जब भी चाइनीज सरकार के खिलाफ बात करते हैं या फिर दलाई लामा के पक्ष में बात करते हैं, तो उनका या तो टॉर्चर होता है, या उनमें से कुछ लोग अगर इंटरनेशनली कुछ बात अगर रखना चाहते तो उनको एनफोर्स डिसअपियरेंस होता है, कौन कहाँ गया उसका पता चलता नहीं। इसी प्रकार से जो 11 पांचेन लामा थे, उसको जब अभी भारत के जो दलाई लामा है उन्होंने जब उनकी घोषणा की कि आने वाले पांचेन लामा का जो री इनकारनेशन, उनका जो क्या अवतार जो है वो एक लड़के को उन्होंने जब घोषित किया, 11 पांचेन लामा जो थे, उनको इमीडिएटली चाइनीज सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार ने उनका एब्डक्शन किया, और वो अभी कहाँ रखा है उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना से सवाल पूछती है कि वो डिसअपियर कैसे हो गए, मतलब उनको मिलना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलने देना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स है या रिपोर्टियर्स है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हुई या ह्यूमन राइट्स वॉच हुई, इस प्रकार की संस्थाओं के जो भी सदस्य होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनको मिलने देना चाहिए। तो चाइना कहता है he is happy about his life and he doesn't want to be disturbed।
वो अपने जीवन में खुश है और उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो डिसअपियरेंस होता है उसके खिलाफ भी एक कन्वेंशन लाया गया। नाउ we now generally we have talked about what is human rights. Now let's try and relate ये जो स्टेट है, जिसके राज्य की बात हमने कही, शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटिव थ्योरी की बात कहते हुए मैंने स्टेट की रिकॉग्निशन या फिर स्टेट के जो 4 अंग मैंने हमने जो डिस्कस किए थे कि डिफाइंड टेरिटोरी, देन द definite population or permanent population, then the permanent population has its own government, and that government then has sovereignty to establish diplomatic relations with other states. So ये जो 4 factors हमने जो discuss किए थे. Now let's try and interrelate the notion of state, sovereignty and human rights. तो राज्य, संप्रभुता और ह्यूमन राइट्स का संबंध क्या है, इसकी अगर हम थोड़ी बात हम करते हैं, तो हम जो कहते हैं कि इन इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली जो रियलिस्ट थ्योरी है वो प्राइमरीली इंटरनेशनल लीगल पर्सन जिसे हम कहते हैं कि जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी किसकी है, तो द इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी इन द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट of that of individual or the organization, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का लीगल पर्सनालिटी का के तौर पे बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया जाता है। और जो रियलिस्ट थ्योरी प्राइमरीली जो रैम्पेंट है और बड़े पैमाने पर उसका स्वीकार भी किया जाता है, तो वास्तववादी सिद्धांत इंटरनेशनल लॉ में, अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था में सिर्फ राज्यों को ही इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी के तौर पे स्वीकृत करते हैं। सो इसीलिए जो भी ये ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्सेप्ट आती है, मैंने कहा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स की बात, और बाकी जो भी कन्वेंशंस की बात हमने कही कि 1948 के बाद जितने भी कन्वेंशंस आए ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के, इनको सभी को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी स्टेट्स को दी गई है, किसी इंडिविजुअल या किसी संस्था को नहीं। इसीलिए द स्टेट्स रिमेन द प्राइमरी इम्प्लीमेंटर्स और प्राइमरी एक्टर्स इन द इंटरनेशनल एंड देयरफॉर दे आल्सो हैपन टू बी द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। सो देयरफॉर इसको कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं हो सकता है? उसका कारण यह है कि हमने ऐसा कोई ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर या फिर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कि जैसे भारत में 28 राज्य है। मैं बाकी टीचर्स तो ये समझ पा रहे हैं, जो बहुत स्टूडेंट्स है उसके दृष्टिकोण से मैं थोड़ी छोटी-छोटी बातों पर मैं भाष्य कर रहा हूँ कि हम जो सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर की जो स्टेट स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे या सुप्रानेशनल स्टेट की जब बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक सुप्रानेशनल स्टेट है। पर क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे भारत में 28 राज्य है और केंद्र है उसके ऊपर, तो अगर जब भी केंद्र को लगने लगता है तो आर्टिकल 352 हुआ या आर्टिकल 356 के माध्यम से जो इमरजेंसी या फिर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की जो सुविधाएं है, और कोई भी राज्य अगर मुख्य धारा से टूटना चाहता है या देश से टूटकर कहीं और नया राज्य बनाना चाहता है, नया देश बनाना चाहता है, उसको तो रोका जा सकता है। उस प्रकार की सुविधाएं होती है। क्योंकि मिलिट्री है, सारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के फोर्सेस और सारी सुविधाएं सरकार के पास है, सारे अधिकार सरकार के पास है, इसीलिए वहां पर पुलिस और मिलिट्री को भेज करके ऐसी जो भी जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज है या अलग राष्ट्र बनाने वाली जो भी प्रवृत्तियां है उनको रोकने की सुविधाएं राज्य का देश के पास होती है। तो 28 स्टेट्स पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में, नियंत्रण में है। हम यूनाइटेड नेशंस ऐसा कर सकता है क्या? इसका उत्तर है नहीं। यूनाइटेड नेशंस का खुद का बजट भी नहीं, यूनाइटेड नेशंस की कोई फोर्सेस नहीं। यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, संयुक्त जो सुरक्षा जो सेनाएं हैं उनकी,
वो शांति सेना जो यूनाइटेड नेशंस की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है, वो तो अन्य देश देते हैं, और उनका जो भी बजट है, उनको जो भी पैसा खर्चा किया जाता है, वो भी जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स है वो ही देते हैं। और इसलिए जो जो पावरफुल मेंबर स्टेट्स है, प्राइमरली परमानेंट 5 मेंबर्स है, वही यूनाइटेड नेशंस को गवर्न करते हैं। और इसलिए ऐसा कोई सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं। इसीलिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हुए, जो भी सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को स्थानिक तौर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन काम करेगा? तो राज्य करेगा। लोगों के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, लोगों के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करने का काम कौन करेगा? तो राज्य ही करते हैं। ऐसा कोई सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर जिसकी बात हमने अभी कही, ऐसा कोई सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कही हमने, और जो भी कॉवेनेंट्स की बात कही, इसी के साथ में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और अन्य सारी जो संस्था है, और उसके साथ में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ पैमाने पर सरकारों को प्रेशराइज करती है या उन पर एक प्रकार का दबाव ले आती है, ताकि सरकारें यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से स्वीकृत ह्यूमन राइट्स के जो भी तत्व है, जो प्रिंसिपल्स है, उनका वो अपने अपने देशों में पालन करें। फिर भी जो सॉवरेनिटी के संबंध में और राज्य के संबंध में जो बात करते हैं, उसमें 2 धाराएं हमको दिखाई देती है। इसको 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट हम मान सकते हैं। एक थॉट है कि जो कहता है कि अभी की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की जो भी मैकेनिज्म है, जो यंत्रणा है, वो इनसफिशिएंट है, वो पूरी नहीं है। इसीलिए इस व्यवस्था अपने आप में एक दोषपूर्ण है। दिस इज डिफेक्टिव मैकेनिज्म, एंड देयरफॉर वो कहते हैं कि इस सारी व्यवस्था को अगर बदलना है और रियल सेंस में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो हमको ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर या सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। अब ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि इंडिविजुअल्स को अधिकार दिया जाए, या गैर सरकारी संगठनों को अधिकार दिया जाए, या ऐसा कोई जो रीजनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हमारे सार्क जो है साउथ एशियन रीजन में, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हुआ, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ अमेरिका हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन हुआ। इस प्रकार की जो रीजनल स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कोई ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होना चाहिए, वो उनका मानना है। ये सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक सभी राष्ट्रों का मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर बने, और वही ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को लेकर जो भी प्रोसिक्यूशन हुआ या फिर उसकी जो भी कानूनी कार्यवाही होनी है, वो सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से ही होना चाहिए, और स्टेट को बाईपास करना चाहिए, राज्य को बाईपास कर देना चाहिए। ये कहने वाला ये जो ग्रुप होता है, उसको हम कहेंगे कि one school of thought that believes in transnationalism और supranationalism। ये अगर हम इस संबंध में अगर देखते तो रिचर्ड फॉक के विचार जो है, इस विचार मतलब ये सुपरनेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म के नजदीक जाते हुए दिखाई देते हैं, रिचर्ड फॉक नाम के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरिस्ट। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये मानता है कि ह्यूमन राइट्स आर इंटरनल मैटर्स एंड नॉट टू बी यूज्ड एज मींस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स को देखिए इंटरनेशनल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप उसका ह्यूमन राइट्स का मानवीय अधिकारों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। वो इंटरनल मैटर्स है, वो स्टेट कैसे देखेंगे वो देखेंगे, उसका इंटरनेशनल इशू मत बनाइए, ना ही अपने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा उसे बनाइए। ऐसे कहने वाले में अगर हम देखते हैं तो इस पूरी तरह से नहीं, लेकिन हेडली बुल के जो भी राइटिंग्स है, थोड़े विचार जो है, इन विचारों के नजदीक जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्राइमरीली अगर हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे हेनरी किसिंजर, उनके विचारों में या उनकी फॉरेन पॉलिसी की जितनी भी फॉर्म्युलेशन रही है, वो इस विचार के नजदीक या इस स्कूल के नजदीक जाती हुई दिखाई देती। अभी एक हमें ये भी समझना है कि क्या ये दोनों भी स्कूल्स में वास्तवता में ऐसा किया जा सकता है क्या कि ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर या सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या?
तो वो बस कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐसा सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके लिए कोर्ट्स बनाएंगे, तो अगर वो राज्य उसका स्वीकार कैसे करेंगे? आज हमने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो कितने इफेक्टिव है? छोटे छोटे देशों में वहां उनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर वॉर क्राइम्स के लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही वहां पर होती है, लेकिन क्या चाइना या अमेरिका या रशिया जैसे जो बड़े राष्ट्र हैं, इवन भारत भी उस रैंक में आया हुआ है, यूरोप के ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुए, ऐसे जो बड़े राष्ट्र हैं, क्या या इनके देशों के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते होंगे, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन होते होंगे, क्या उनका उनकी जो कार्यवाही होती है, उनका प्रोसिक्यूशन जिसे हम कहेंगे, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होता है? क्या उससे जो भी न्यायिक प्रस्ताव सामने आता है, जो भी उसका वर्डिक्ट आता है इन कोर्ट्स का, क्या उसका स्वीकार किया जाता है? तो ऐसा होता नहीं है, एंड देयरफॉर ये ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर या सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर कहना एक बहुत ज्यादा बड़ी कल्पना होती है। वास्तविकता में अभी तो वैसी व्यवस्था आई नहीं। दूसरी बात जो ये कहती है कि जो ये कंप्लीटली इंटरनल मैटर है, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने अभी आप लोगों को जो बात कही थी, कि जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि इट इज टोटली इंटरनल मैटर, ह्यूमन राइट्स आर इंटरनल मैटर्स एंड नॉट टू बी यूज्ड एज मींस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। उसको इंटरनेशनल, उसका ये ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट का हिस्सा या फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहिए। वो इंटरनली आप जितना हैंडल कर सकते हैं करो, उसको इंटरनेशनली किसी को अधिकार देने की आवश्यकता नहीं। इसमें भी तथ्य नहीं है। ऐसा अगर कहना हुआ तो मतलब क्या हुआ कि हम पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी से टूट करके एक अपनी ही व्यवस्था को लेकर के, अपने हितों को लेकर के चल रहे हैं, तब तब इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हम जिसे कहते हैं, क्या वो संभव है? जब हम आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के समय में रह रहे हैं, आज जो भारत में हो रहा है उसके परिणाम जो है अन्य देशों में दिखाई देते हैं। जैसे चाइना में, चाइना में ये वुहान नाम के शहर में ये जो कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस जो है सबसे पहले पाई गई, और फिर वुहान से ही तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, वुहान से फिर बाद में वो अमेरिका में चले गया, वो स्पेन, इटली, फिर भारत, और पिछले 2 साल से हम इसकी मार झेल रहे हैं। ये ये ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का समय है। सिर्फ ये व्यक्तियों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का दौर नहीं है, वस्तुओं वस्तुओं के एक जगह से दूसरी जगह जाने का दौर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से इवन जो महामारियां होती उनका भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय है। ऐसे समय में कोई भी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं रह सकता है, इंटरनल मैटर्स करके अपने आप को आइसोलेट नहीं रख सकता है। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में रहकर ही आगे चलना होगा। इस समय में ये इंटरनल मैटर है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ह्यूमन राइट्स नहीं बनना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट में भी दम नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? ये सब ये क्यों कह रहे हैं ये दोनों भी विचार? क्योंकि नेशनल सॉवरेनिटी को जो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो ट्रांस नेशनलिज्म और सुप्रा नेशनलिज्म की बात करता है, वो नेशनल सॉवरेनिटी को बाईपास करना चाहता है और सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जो ह्यूमन राइट्स को इंटरनल मैटर्स मानता है, वो उसका ये मानना है कि ये अपनी सॉवरेनिटी ये संप्रभु है, टॉप है, संप्रभुता हमारी जो है, हमारी स्वतंत्रता जो है वो टॉप है। इसलिए ह्यूमन राइट्स के माध्यम से किसी को हमारे अंदरूनी कार्य क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के कोई अधिकार हम देने के लिए तैयार नहीं। तो ये दोनों भी जो विचार है वो अतिशयोक्ति या फिर एक्सट्रीम लगते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यूनाइटेड अभी भी अगर हम देखते हैं तो जो भी ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डोमेस्टिक लेवल पे है, जो स्थानिक स्तर पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को प्रोटेक्ट, ह्यूमन राइट्स, हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनको प्रिजर्व करना और उनको बढ़ावा देना, ये जो काम जो भी करेगा वो इंटरनेशनली कानून बनेंगे, लेकिन उसका
इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो नेशनल सरकारें जो है, राष्ट्रीय सरकारें ही करेंगी। इसी के साथ में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिंसिपल है वो भी पूरी तरह से हमने कहा है कि नथिंग इन दिस चार्टर, मैंने पहले ही कहा था जो नेशनल सॉवरेनिटी की जो बातें तो यूएन चार्टर में बड़ी क्लियरली, और आर्टिकल मैंने 52 की बात कही थी। तो आर्टिकल 2 इन ब्रैकेट 4 और आर्टिकल 52 की जो बात मैंने आपको कही यूएन चार्टर में, उसमें स्पष्टता से कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की नेशनल सॉवरेनिटी में कोई बाहरी शक्ति हस्ताक्षेप नहीं करेगी। तो यूनाइटेड नेशंस में नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है वो राष्ट्रीय या डोमेस्टिक स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार या स्थानीय संप्रभुता, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता में हस्ताक्षेप नहीं करने की पॉलिसी को अपनाया हुआ है। और ये पॉलिसी ह्यूमन राइट्स के संबंध में भी लागू होती है। तो ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पष्ट तौर पे यूनाइटेड नेशंस में ऐसा स्ट्रिक्ट कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके माध्यम से, उसमें कुछ प्रोविजन से आगे चल करके हम बात करेंगे, लेकिन तत्वतः ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्र के स्थानीय ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ह्यूमन राइट्स के संबंध में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हम देखते हैं इसमें भी अगर हम दो स्कूल्स हम देखेंगे, एक तो लॉक जो लॉकियन पॉलिटिकल फिलोसफी कहेंगे, या जो जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलोसफी जो रही है, जो मिनिमम राज्य की कल्पना करती है, और इसीलिए वो हमेशा गवर्नमेंट को नियंत्रण में रखने की बात करती है। जो लॉक कहते थे कि कोई भी सरकार अगर जनता के इच्छा के अनुरूप अगर काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए। ये उनके आइडिया की एक बेसिक आइडिया है, और इसीलिए वो उसको एंटी स्टेट ओवरटोन्स है या फिर राज्य के खिलाफ उसमें एक भाव है। ऐसा लॉकियन फिलोसफी जो लॉक की जो आइडिया है, लॉक का जो दर्शन है, और उस दर्शन को मानने वाले जो भी विचारक हैं उनमें ये पाया जाता है। तो राज्य को पूरी तरह से नकार, या राज्य की भूमिका मर्यादित होनी चाहिए। बाकी सारी जो चीजें हैं वो सिविल सोसाइटी, नागरिक समुदाय है या फिर अन्य प्रकार की चीजें जो है वो करेंगी। जैसे ट्रांसनेशनलिज्म की मैंने जो दो स्कूल ऑफ थॉट की जो बात कही थी, ट्रांसनेशनलिज्म या सुपरनेशनलिज्म की जो बात करने वाले लोग हैं, वो लॉकियन फिलोसफी के नजदीक जाते हुए दिखाई देंगे। पर इमैनुअल कांट, जैसे सर भी कह रहे थे, ब्लंशली की बात उन्होंने कही थी, और इमैनुअल कांट भी उसी स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, जो राज्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं। राज्य को इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि वही एक लॉफुल सोसाइटी है, वही एक कानूनी एक समाज है, कानूनी व्यवस्था है कि जो लोगों के स्वतंत्रता की सुरक्षा करेगा, उनके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करेगा। और इसीलिए ये राज्य को पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते हैं। राज्य जो है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में राज्य की भूमिका को हम नकार नहीं। और इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि जितने भी जो मैंने अभी आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लेकर के जो भी कॉवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कही थी, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स, और फिर बाद में जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस की मैंने आप लोगों की बात की थी, इन सब कॉवेनेंट्स और इन सब कन्वेंशंस में ये जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो भी संधियां हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में प्राइमरीली उन्होंने जो है स्टेट पार्टी, स्टेट्स, इसी का स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट ऐसे कहा है, या स्टेट पार्टी शैल प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात, जितनी भी ये ह्यूमन राइट्स की जो रेजिम है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो भी व्यवस्था बनी है, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य को वो भूमिका देती है, राज्य को वो दायित्व देती है कि राज्य ही वहां के लोगों के, उनके राज्य में बसने वाले लोगों के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करेगा। किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को वो अधिकार देते हुए नहीं दिखाई देते। तो सिर्फ कुछ ही केसेस में, कुछ रेयर, बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, अपवादात्मक केसेस में, जैसे
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुआ है 1966 में आया था, उसके हिसाब से उनके आर्टिकल 5 में ये कहा गया कि एवरीवन, उसमें एवरीवन ये कहते हुए इंडिविजुअल को अधिकार दिए गए कि एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेक्ट itself, himself or herself from any form of discrimination। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात है, एक अपवादात्मक केस है। उसी प्रकार से अगर हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें एक इंडिविजुअल्स आर्टिकल, यूरोपियन कन्वेंशन, मैंने कहा यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन कन्वेंशन है, उसमें आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है। लेकिन इसका मतलब इसलिए मैंने ये बातें कही कि जितने भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के जितने भी कॉन्वेंशंस आए, जितनी भी कॉन्वेनेंट्स आई है, ह्यूमन राइट्स के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं बनी है, उन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं यूएन चार्टर से लेकर के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जितनी भी संस्थाएं बनी है, इन सभी संस्थाओं में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो दायित्व है, वो दायित्व राज्यों को दिया गया है, किसी इंडिविजुअल्स को नहीं दिया गया। इसलिए यह कहना कि ये जो आइडिया अभी मैं जो आपको इंटररिलेट कर रहा था, राज्य जो है वही एक माध्यम है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ह्यूमन राइट्स के जो भी नॉर्म्स बनती है, जो भी व्यवस्थाएं बनती है, जो भी तत्व बनते हैं, उन तत्वों को इम्प्लीमेंट करने का काम जो डोमेस्टिक लेवल पे है, वो राज्य ही करेगा और राज्य ही भूमिका होती है। और इंटरनेशनल लॉ में प्राइमरीली राष्ट्रों को, राज्यों को ही इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी है। किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ट्रांसनेशनल एक्टर्स को इतना बड़ा रिकॉग्निशन नहीं है जितना रिकॉग्निशन राज्यों को। एंड देयरफॉर ये जो हमारा टॉपिक था स्टेट सॉवरेनिटी एंड ह्यूमन राइट्स, तो राज्य की सॉवरेनिटी है, राज्य सॉवरेन है, राज्य संप्रभु है, और राज्य ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट एक्टर है। और इसीलिए जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो भी तत्व बनेंगे, जो भी नॉर्म्स बनेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स बनेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कोई ट्रांसनेशनल या सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर जो है, राष्ट्र से परे, राष्ट्र से भी ऊपर वाला कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन पाया है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो राज्य करेंगे। इसका मतलब क्या कि सॉवरेनिटी तो है, संप्रभुता है, बट रिसेंट टाइम्स में 2005 में वर्ल्ड समिट का जो डॉक्यूमेंट आया था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट करने का दायित्व, इसकी बात कही गई है। मतलब क्या कहा गया कि सॉवरेनिटी जो है, जो सॉवरेनिटी कही है, वो सॉवरेनिटी कोई एब्सोल्यूट तत्व नहीं है अपने आप में। इवन फॉर दैट मैटर मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था जब हमने नेशनल सॉवरेनिटी के जो संबंध में यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें जो बात कही है, उसी के साथ में चैप्टर 7 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ये प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य को अपने मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है, तब जाकर के उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी संप्रभुता है, जो आर्टिकल 2 में मैंने कहा था, या फिर आर्टिकल 52 में मैंने आप लोगों को बताया था यूनाइटेड नेशंस चार्टर के, वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के माध्यम से उस राष्ट्र के खिलाफ एक्शन लेगा। उसी संबंध में ह्यूमन राइट्स की भी बात थी। तो जब ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की जब बात होती है, तो उसमें कोई भी राज्य अगर किसी जगह है, किसी राष्ट्र के अपने अंदर वहां के लोगों की सुरक्षा अगर नहीं कर पा रहा, अगर ऐसी सुरक्षा करने में अक्षम है, if the state is unable to protect or provide for the human rights, जनरली उसके संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की बात कही गई है, उसमें 3 पिलर्स की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के संदर्भ में कही गई है। पिलर 1 में कहा गया है
कि द प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट, मतलब क्या कि ईच इंडिविजुअल स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लिनजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो चार बातें महत्वपूर्ण बातें कही है कि जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब एक ग्रुप है, एक जो गुट है दूसरे गुट के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, उसको जेनोसाइड कहेंगे। वॉर क्राइम्स मतलब युद्ध में जो भी क्राइम किए जाते हैं, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स जो डाले जाते हैं, ये दीज आर कंसिडर्ड एज वॉर क्राइम्स। एथनिक क्लिनजिंग, जो नस्ल का पूरी तरह से खत्म कर देना, एक नस्ल जो बड़ी नस्ल है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन की पूरी तरह से उस नस्ल को खत्म कर देती है। जैसे आईएसआईएस जो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, जो इराक एंड सीरिया जो आईएसआईएस या आईएसआईएल जिसे कहा जाता था, इराक और बाकी अन्य जगह पे आया था। इराक और लीबिया के बहुत सारे हिस्सों में जो राका में उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी, उन लोगों ने क्या किया कि वहां पे शियाओं को, याजदी कम्युनिटी के लोगों को पूरी तरह से खत्म करना शुरू कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज एथनिक क्लेंजिंग, वो नस्लों को ही खत्म कर देना। और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानव के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, टॉर्चर करना और अनेक अनेक प्रकार के जो क्राइम होते हैं, इस ये जो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बताए गए हैं, चार इंपॉर्टेंट बातें, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लेंजिंग और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन के खिलाफ लोगों की सुरक्षा करने का जो दायित्व है राज्य का है, और वो राज्य का करना चाहिए। नेशनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? आप संप्रभु है, इसका मतलब क्या है कि डिफाइंड टेरिटोरी में आपकी सत्ता चलती है, आप एक निश्चित भूभाग में आपकी सत्ता चलती है, लेकिन उस भूभाग में लोग रहते हैं और इस लोगों के अधिकार है, इन लोगों की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अगर वो नहीं कर रहा है तो पिलर 2 में, ये पिलर 1 की बात कि जेनोसाइड के खिलाफ, एथनिक क्लींजिंग के खिलाफ, वॉर क्राइम्स के खिलाफ, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ प्रोटेक्ट करने का जो दायित्व है वो राज्य का है, वो राज्य करेगा। अगर ऐसा राज्य नहीं करता है तो पिलर 2 में इंटरनेशनल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ऐसा नहीं हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक मदद करेगी आपको, आपको जो भी आर्थिक मदद लगती है, मिलिट्री की मदद लगती है, आपको कैपेसिटी बिल्ड करेगी, ताकि इस प्रकार का जो दूसरा गुट है जिस प्रकार लोगों को खत्म कर रहा है या फिर अराजकता फैलाए हुए है, उस गुट के साथ आमना सामना करने में आपकी मदद कर सके। तो that assistance would be extended by the international community। और तीसरी बात, अगर ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खुद ही खत्म करना चाह रहा हूँ, आई myself want to kill all the people, मैं खुद ही खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अब देखो क्या होता है कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोए बिना ही सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाया? तो ये यहाँ पर थर्ड पिलर आता है, टाइमली एंड डिसाइसिव कलेक्टिव रिस्पॉन्स। सो इफ एनी स्टेट इज manifestly failing in its protection responsibilities, then state should take collective action to protect the population। तो अगर कोई भी राज्य विलिंगली अनेबल नहीं, अनेबल मतलब वो अनेबल है, अशक्त है, तो उसको मदद की जा सकती है, लेकिन वो खुद ही चाहता है कि वो एथनिक क्लींजिंग, दूसरे नस्ल के लोगों को खत्म करना चाहता है, वो सरकार खत्म करना चाहती है, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से डिसाइसिव एक्शन लेंगी, आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। जैसे लीबिया में तो वो जो मोहम्मद गद्दाफी था, उसको उसके खिलाफ जैसे एक्शन ली गई, आईएसआईएस के खिलाफ जो एक्शन ली गई, ऐसे जो एक्शंस जो है जिसमें रवांडा, बुरुंडी, कोसोवो, ऐसे जो इंटरनेशनल डार्फर, ये जो भी अंतरराष्ट्रीय विवाद रहे हैं, इन सब विवादों के संदर्भ में जो एक्शन ली गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसको हम कह सकते हो एब्सोल्युटली ह्यूमन राइट्स कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है, लेकिन 2005 के बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की आइडिया भी जहाँ आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई राज्य अपने दायित्वों में अगर चूक कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाहता है, जानबूझकर नहीं करना चाहता है, तब उसके सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन लेगी। और इसका प्रॉब्लम ये है
कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के नाम पे हम कहते हैं तो वो कौन करता है? नेटो। नेटो मतलब कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका और जो यूरोप के देश, उनके जहां पर हित दिखते हैं वहां पर वो एक्शन लेते हैं, जहां पर हित नहीं वो एक्शन लेते हैं। इसीलिए जो जो स्टेट्स है उनमें एक अल्ट्रुइस्टिक भाव को लेते हुए, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता। जो इदी अमीन या पॉल पॉट, इन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों का नरसंहार किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जो तालिबान के रिजिम में हुआ या फिर टू एन एक्सटेंट अगर इराक में हुआ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उनका सत्यानाश करने की कोशिश की है। इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक्शन ये अल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए। जहां पर आपके हित दिखते हैं, आपको जो तेल की खदानें दिखती है तो वहां पर आप एक्शन लेते हैं, जहां पर तेल की खदानें नहीं दिखती है वहां पर एक्शन नहीं लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देयरफॉर, though it is the responsibility of international community to pressurize the governments को प्रेशराइज करने की जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरली जहां तक संभव हो राज्यों को ही करना होगा। एंड देयरफॉर नेशनल सॉवरेनिटी, और एक बात है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो अन्य राज्यों की ही हमने अब तक बात की है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरली एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ह्यूमन राइट्स वॉच हुआ, और बाकी जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बाकी इस प्रकार के इंटरनेशनल जुडिशियल कमीशन, इस प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करती हैं, वो संस्थाएं भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनती है, और वो भी सरकार पे एक पॉजिटिव प्रेशर लाने में अपनी भूमिका निभाती है। And therefore, the national sovereignty and human rights are not contradictory, but they are complementary. State is the one, the state happens to and remains to be the important actor responsible for implementing the human rights at domestic. मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपने मुझे बड़े धैर्य से के साथ सुना, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके क्वेश्चंस होंगे तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। किशोर सर, हॅलो. हा नेक्स्ट सुरू करून द्या ना. 11:30 होत आहेत. कोणाचा प्रश्न असेल बघा एखादी. हा धन्यवाद सर. यानंतर आपण कोणाचे जर प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. तर मला वाटतं मोनिका खामेले यांनी हँड रेज केलाय, त्यांना क्वेश्चन असू शकतो. हा मोनिका. हेलो सर. हाँ अंकित. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. सर माझा क्वेश्चन आहे सर, आता जे G7 ची मीटिंग झाली सर, त्यामध्ये असं म्हणजे USA आणि युएसने प्रपोजल मांडला होता की चायनामध्ये जो ह्युमन राईट्सचं व्हायोलेशन चालू आहे, तर त्यामध्ये भारताने सुद्धा म्हणजे सपोर्ट करायला पाहिजे नव्हता. तर मग याबद्दल सर तुमचं मत मला जाणायचं होतं. मी तेच म्हणालो की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गाइडेड बाय द रियलिज्म. जो वास्तववादी जो दृष्टिकोन आहे त्या दृष्टिकोनानेच आंतरराष्ट्रीय राजनीतीमध्ये राष्ट्र राज्य आपली आंतरराष्ट्रीय जो नीती असते किंवा विदेश नीती असते ते निर्धारित करत असतात. आता जे युनायटेड नेशन्स म्हणजे G7 ची जी कॉन्व्हेल मध्ये जो मीटिंग झालेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सिनजॅंगचा जो इश्यू आहे किंवा सिनजॅंग नावाचा जो प्रॉव्हिन्स आहे चायनामध्ये आणि तिथे ह्युमन राईट्सचे जे व्हायोलेशन होते त्याच्या संदर्भात त्यांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. पण युनायटेड स्टेट्स म्हणजे त्याला एक ऑल्ट्रुइस्टिक दृष्टिकोन असू शकतो, पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की युनायटेड स्टेट्सला चॅलेंज करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजनीतीमध्ये आजच्या घडीला कोण आहे तर चायना आहे. त्यामुळे चायनाला ते टार्गेट करण्याचा प्रयत्न. आता आपण
चायना सोबत इमिजिएट बॉर्डर शेअर करतात. युनायटेड स्टेट्स फार दूर आहे, इंडिया चायनाच्या फार शेजारी. इंडियाची इकॉनॉमिक अँड मिलिटरी प्रिपेअर्डनेस आणि चायनाची इकॉनॉमिक अँड मिलिटरी प्रिपेअर्डनेस हा जो आहे याच्यामध्ये अंतर आहे. आणि त्यामुळं आपण अननेसेसरी शेजारी फार जास्त वाद करून घेणार नाही, ह्या हिशोबाने म्हणून आपण त्याला दुजोरा देणार नाही. म्हणजे वास्तव त्याला एक अल्ट्रुइस्टिक काय म्हणतात त्याला नॉर्मॅटिव्हली काय करायला पाहिजे, तर सिंजांग नावाचा प्रॉब्लेम्स असो किंवा तिबेट असो, तिथे चायना मोठ्या प्रमाणात ह्युमन राईट्सचं व्हायलेशन करते. ते त्याला नकारण्याचं कारणच नाही. पण असं असतानाही आपण डायरेक्टली त्यांच्याशी दो हात करू शकतो का, प्रश्न असा आहे. त्यामुळं हे सगळं करत असताना प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या जे काय म्हणतात त्यांच्या सिक्युरिटी रिलेटेड, त्यांच्या इकॉनॉमीशी संबंधित आणि सिक्युरिटीच्या संबंधित त्यांचे जे काही कन्सिडरेशन्स असतात ते पण महत्वाचे असतात. त्यामुळे मी म्हणालो की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जेव्हा गोष्ट होते, आपण जेव्हा बोलतो त्याच्याबद्दल, तर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ही नियमित म्हणजे अल्ट्रुइस्टिक ज्याला आपण म्हणतो की निष्पक्ष आणि निस्पृहपणे नसते, त्याला त्यांचे सिक्युरिटी आणि बाकी सामरिक इम्प्लिकेशन्स पण त्याला असतात. हा विशाल करते, तुमचा पण प्रश्न आहे. हा हॅलो सर, विवेकानंद सर नमस्कार तुम्हाला. नमस्कार. यात खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही ह्युमन राईट्स वर सांगितलं सर, इंटरनॅशनल नॅशनल पद्धती आणि सॉव्हरेनिटीला धरून. सर माझा एक सामान्य प्रश्न आहे, संरक्षणाची जबाबदारी आणि मानवतावादी हस्तक्षेप यांच्यातील फरक काय असू शकतो सर? हे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आणि आपण त्याला ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन असं इंग्लिशमध्ये म्हणतो. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट मी सांगितलंय की 2005 नंतर जे आलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये 3 पिलर्स मी सांगितले. पहिल्यांदा की राज्याची ही भूमिका आहे की राज्यांनी आपल्या लोकांना एथनिक क्लिन्झिंग, वॉर क्राईम्स किंवा जेनोसाइड असल्या प्रकारच्या ज्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचं कत्ले आम करतात, असल्या काही जी गोष्टी असतील, एखादा ग्रुप असेल किंवा असली कोणती म्हणजे मिलिटरी जरी असेल किंवा पोलीस जरी असेल, तर त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही करायला पाहिजे, ही पहिला. दुसरी गोष्ट, जर राज्य ते करू शकत नसेल तर त्याला इंटरनॅशनल असिस्टन्स दिलं जाईल. पण राज्य म्हणजे कोण, तर राज्य कोण चालवतं? राज्य काय अमूर्त आहे, ऍबस्ट्रॅक्ट कल्पना आहे, ती अमूर्त कल्पना. राज्याला चालवणारी फोर्स कोणती आहे, तर फोर्स आहे गव्हर्नमेंट. राज्य म्हणजे मुळात गव्हर्नमेंट चालवते राज्य. गव्हर्नमेंट जे म्हणेल ते राज्याचं, म्हणजे ते मग कुठल्याही प्रकारचं गव्हर्नमेंट का असेना, डेमोक्रॅटिक गव्हर्नमेंट असो किंवा डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट, आपण त्याला हुकुमशाहीचं सरकार असो, ते कोणी असो, राज्य सरकार चालवतं. म्हणून जर सरकार स्वतःच त्याच्यामध्ये संलिप्त असेल आणि सरकारच जर हे लोकांना मारून टाकत असेल, वांशिक नरसंहार करत असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये ही जी भूमिका आहे, ही जे दायित्व आहे, इंटरनॅशनल कम्युनिटीचं होतं. त्यामुळे त्याला इंटरनॅशनल कम्युनिटी त्याच्या विरुद्ध ऍक्शन घेते. ह्याला जरासा हे युनायटेड नेशन्सच्या माध्यमातून झालेलं आहे. सुरुवातीला जो बान की मूनच्या आधी जे सेक्रेटरी जनरल होते कोफी अन्नांनी ह्या संदर्भामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा करून बऱ्यापैकी जे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्टच्या संदर्भात बरेच डॉक्युमेंट्स आणले, त्याच्यावर विस्तृत चर्चा होऊन इंटरनॅशनल डॉक्युमेंट्स आले. मग बान की मूननी पण ती आयडिया पुढे नेली. पण हे सगळं करत असताना त्याच्यावर पण जसं जो ब्राझीलच्या त्यावेळच्या ज्या राष्ट्राध्यक्ष होत्या दिल्मा रावसेफ, आता त्या नाही राहिल्या, दिल्मा रावसेफ म्हणून त्या बाई होत्या, त्याने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हे आवश्यक आहे, ठीक आहे, तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट करताय, ही चांगली गोष्ट आहे, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी वाईल प्रोटेक्टिंग हे पण महत्वाचं. म्हणजे तुम्ही लोकांचं संरक्षण करत असताना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ते पण महत्वाचं आहे. म्हणजे काय, तर तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्टच्या नावाखाली काय करता, तुम्ही ड्रोननी अटॅक करणार, खूप मोठ्या प्रमाणात क्लस्टर बॉम्बिंग करणार आणि मोठ्या प्रमाणात बॉम्ब टाकणार. तर त्याच्यामध्ये फक्त काही ते जे टेररिस्ट ग्रुप असतात किंवा जे एथनिक क्लिन्झिंग करणारे जे ऍक्टर्स असतात तेच मारणार नाहीत, सामान्य माणसं पण मारतात. त्यामुळं हे सगळं करत असताना तुम्हाला एक बेसिक प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजे आणि त्या संबंधात पण एक व्यापक चर्चा व्हायला पाहिजे, असा पण एक विचार पुढे आला, प्रायमरी दिल्मा रावसेफ आणि बऱ्या डेव्हलपिंग कंट्रीच्या माध्यमातून.
ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शनच्या बाबतीत असं आहे की ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन हा फार नेगेटिव्ह स्वरूपामध्ये होतं. आणि ही ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन ही प्रायमरली युनायटेड नेशन्सच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे. तर आपण जर इराकमध्ये जर बघितलं तर ते त्याला म्हटलं की ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शनचं नाव, किंवा अफगाणिस्तानमध्ये जी काय ऍक्शन घेतली गेली ते ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शनचं नाव. म्हणजे त्याला असं आहे की ते म्हटले की तिथे बायोलॉजिकल वेपन्स आहेत, जैविक हत्यारं आहेत, काय म्हणतात त्याला की रासायनिक हत्यारं आहेत, केमिकल वेपन्स आहेत, आणि त्या नावाखाली त्यांच्या सामरिक हितांचं संरक्षण करण्यासाठी म्हणून त्यांनी काय केलं की ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शनचं नाव त्याला दिलं आणि त्या देशांच्या विरोधात कार्यवाही करायला सुरुवात केली. ते निस्पृह कार्यवाही नाही होती असं म्हणतात. जसं एक नॉम चॉम्स्कीच्या एका लेखामध्ये आणि त्यांच्या भाषणामध्ये पण ते म्हणालेले आहेत की अमेरिकेचे फार मोठे विचारक आहेत नॉम चॉम्स्की. ते म्हणाले की जेव्हा 1971 मध्ये हे ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन भारताने केलं, म्हणजे वेस्ट पाकिस्तानची जी आर्मी होती ती बांगलादेश म्हणजे बेंगॉली बोलणाऱ्या मुसलमानांवर आणि तिथे राहणाऱ्या हिंदूंवर त्यांचा जो नरसंहार चालवला होता, तेव्हा इंदिरा गांधीजींनी आपली भारतीय सेना तिथे पाठवून त्याला जो ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन करून त्यांना लिबरेट केलं, त्यांना स्वतंत्र केलं बेंगॉली लोकांना. वेस्ट पाकिस्तानच्या म्हणजे पठाणी, सिंधी आणि पंजाबी आर्मीतल्या लोकांना त्यांच्या ज्याच्यापासून लोकांना वाचवलं, तेव्हा अमेरिकेने त्याचा विरोध केला. एवढंच काय तर अमेरिकेने भारताच्या विरोधामध्ये इंडियन ओशन मध्ये जो एअरक्राफ्ट कॅरियर पाठवला होता, म्हणजे ज्याच्यावर प्लेन असतील असा मोठा जहाज, जसं आपला INS विराट होता, तर तशा पद्धतीची जी जहाजे होती ती त्यांनी पाठवली. तशाच पद्धतीने 1979 मध्ये व्हिएतनामनी जेव्हा पॉलपॉटची रेजिम होती, त्या पॉलपॉटच्या रेजिमच्या विरोधात जी कार्यवाही केली त्याला पण अमेरिकेने विरोध केला. म्हणजे आणि मग तुम्ही पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्हाला ते पाहिजे तिथे तुम्ही ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शनच्या नावाखाली तुम्ही कार्यवाही करता आणि जिथे आवश्यक आहे तिथे करत नाही. अशा पद्धतीने त्याची एक टीका होत असते. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन कडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे जरा नकारात्मक. चला धन्यवाद सर. यानंतर कोणाचे प्रश्न असतील तर सरांसोबत कॉन्टॅक्ट करून पण तुम्ही संपर्क साधू शकता.